अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने एक टर्म यूज़ करी थी बीच में बार बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो एक्चुअली में होता क्या है। फॉर अ सिंगल पार्टिकल आई की वैल्यू होती है mr², ओके। और ये r क्या होगा, लेट अस से कि आई जो होता है ये किसी एक एक्सेस के अबाउट, हम जब भी डिफाइन करेंगे आई को तो एक एक्सेस के अबाउट डिफाइन होता है। तो जितना डिस्टेंस इस पार्टिकल का इस एक्सेस से होगा विच इज़ r, तो m इंटू r², यानी द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस का स्क्वायर, ये तो हो गया हमारे i की वैल्यू यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिंगल पार्टिकल। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हमने क्या करा था, F इज टू एम ई की इक्वेशन होती है, ओके। और टॉप टाउ आपको बताया था इज इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा होता है, ठीक है। रोटेशनल और जो हमारा लीनियर मोशन होता है, ये सारी टर्म्स एक दूसरे के एनालॉगी होती है, ठीक है। जैसे जो टॉर्क होगी ये फोर्स की एनालॉगी है, जैसे कि हमारा टॉर्क रिलेटेड होता है टॉप टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ओके। सिमिलरली ए जो होता है ए इज इक्वल्स टू आर एल्फा होता है। तो सिमिलरली आई जो है यहाँ पर हमारा लीनियर जो मोशन होता है उसके अंदर जो मास होता है उसका एनालॉगी है। तो इसको हम जब रोटेशनल में यूज़ करते हैं तो मास का एज अ एनालॉगी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, ये काफ़ी जगह यूज़ होगा, रोटेशनल में तो स्पेशली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको पर्टिकुलरली ये पूछा जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर ही सॉल्व होगा, तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अभी थोड़ा ढंग से देखें, तो आई इज इक्वल्स टू mr², ये तो सिंगल पार्टिकल के लिए मैंने आपको बताया। अब अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है हमारे, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इस एक्सिस से पहले वाले का डिस्टेंस m1r1² प्लस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हर एक सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तीनों एड अप हो जाएंगे। जैसे I इज इक्वल्स टू m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये एक्सिस के किसी भी डायरेक्शन में है, यानी r3 अगर नेगेटिव डायरेक्शन में भी है तब भी वो एड अप हो रहा है। तो आपको कोई डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे साइन का कुछ फंडा नहीं देखना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते वक्त। ये सिर्फ जो इसके आसपास के जो भी मासेस होंगे बस उनके डिस्टेंस का स्क्वायर और मास से मल्टीप्लाइड होगा। तो ये जो फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या आया, I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi/ri², और I कैन वेरी फ्रॉम 1 to, जैसे इस केस के अंदर है फ्रॉम 1 to 3 है, ओके। नाउ ये तो हो गए हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और सिंगल पार्टिकल की बात है। अब अगर कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी यानी कोई भी ये जैसे पेन है, तो इस केस के अंदर इसका जो आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि ये जो होती है हमारी रिजिड बॉडी ये भी रोटेट कर सकती है, तो इसके लिए भी हमको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ r² इंटू dm, यानी हम रिजिड बॉडी के अंदर एक्सिस से r डिस्टेंस पे कोई भी एक dm मास का एक पार्टिकल देख लेते हैं और उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली जो आपसे पूछा जाएगा जनरली इसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे। बट आप इसके अंदर देखिए, जैसे पेन है अभी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। लेट अस से कि अगर ये इसके एंड के अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके, तो इसकी एक्सिस क्या हुई, ये जो पेन, ये जो मेरा ये है स्टिक, इसके अलॉन्ग एक्सिस हुई, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के लिए अलग होगा। और अगर सपोज करो ये अपनी सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट यूं रोटेट कर रहा है, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, ये एक्सिस हो गई और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो दोनों एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये नहीं है कि एक बॉडी है तो इसका एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी एक्सिस पे भी डिपेंड करता है और रिजिड बॉडी पे भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिसका मैंने आपको बताया था, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मतलब अलग अलग बॉडीज़ के लिए। ये फॉर्मूले अब याद रखेंगे, आपकी बुक में काफ़ी सारे फॉर्मूले गिवन हैं, बट जो मैं आपको कराऊंगा ये आप एग्ज़ाम टाइम के लिए सबसे ज़्यादा याद रखेंगे और ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आगे याद आएंगे, काम आएंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ फॉर अ थिन सर्कुलर लूप, ये जो सारी बॉडीज़ का मैं बताने वाला हूँ ये सारी बॉडीज़ यूनिफॉर्म मास की हैं। आपको नॉन यूनिफॉर्म मास वाले जो बॉडीज़ होंगी उनका मैं आगे बताऊँगा। अभी आप ये देखें ये सारी यूनिफॉर्म है।
थिन सर्कुलर लूप यानी आप एज्यूम करें कि एक रिंग होती है और उसकी जो अगर थिकनेस हम मान लें कि नेग्लिजिबल है, यानी जो उसकी थिकनेस होती है वो अगर नेग्लिजिबल है, तो उस केस के अंदर जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी अगर ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग मान लें आप, तो इसके एक्सिस यानी ऐसे पास करता हुआ जो एक्सिस होगी उसके अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट विल बी mr²। ओके, लेकिन इधर आप ध्यान दें कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आगे कैलकुलेट करूंगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो कि बॉडी क्या है, यानी बॉडी कौन सी है, एंड द एक्सिस जो इसके अबाउट पास कर रही है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो mr² है ये किस एक्सिस के अबाउट है, जो ऐसे पास कर रही है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में। लेकिन अगर एक एक्सिस हो जो ऐसे पास कर रही हो इसके सेंटर के अबाउट, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो बॉडी की ओरिएंटेशन और बॉडी एंड द एक्सिस अबाउट विच वी आर ऑब्जर्विंग इट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका थिन सर्कुलर लूप के लिए। अब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप एक और माने जिसके अंदर क्या है कि उसकी कुछ थिकनेस है, रिंग जो है उसकी कुछ थिकनेस है, यानी इनर रेडियाई और आउटर रेडियाई अलग है। तो उस केस के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, mr1² + r2²/2। ये भी आप याद रखें। अब एक आपको बताता हूँ सॉलिड सिलेंडर के लिए। सॉलिड सिलेंडर यानी अगर हम इसको मान लें, इसको हम सॉलिड सिलेंडर मान लें, ये जो आपका वो है, तो इस एक्सिस के अबाउट यानी इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, हाफ mr²। अब आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो इधर क्या है कि इस फॉर्मूले में कहीं पे भी जो इसकी हाइट है वो मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मान लूँ कि इसकी हाइट 0 है, कंसिडरिंग कि इसका मास सेम रहता है, तो हाइट 0 का मतलब क्या होगा, ये हमारी क्या बन गई, एक डिस्क बन गई। ठीक है, तो यानी जो डिस्क होती है जो अंदर से फिल होती है, आपने डिस्क देखी होगी सीडीज वगैरह, जो डिस्क होती है उसके अंदर भी अगर हम पूरी फील्ड मान लें तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट विल बी हाफ mr², कंसिडरिंग ये इसका मास है। ठीक है, तो जो सॉलिड सिलेंडर का आपने देखा, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज हाफ mr²। अब आपको बताता हूँ एक सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर जैसे आपकी बॉल होती है जो कि अंदर से फिल्ड हो पूरी, उसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो होगा 2/5 mr²। नाउ अब जो आपने पुराने वाले सारे केसेस देखे उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर जो आपकी एक्सिस है वो अगर अलग हो जाती है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाता है। जैसे अगर ये AA' है, ये एक्सिस AA' है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी एक्सिस डिफाइन करूं B' जो कि इसके प्लेन के अंदर ही है, तो इस केस के लिए B' के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कुछ अलग होगा। लेकिन स्फीयर के अंदर क्या हो रहा है, सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी एक्सिस हो, यानी AA' हो या कोई और इसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर हो B', दोनों एक्सिस के लिए जो इसकी ज्योमेट्री है या इसकी जो ओरिएंटेशन है सॉलिड स्फीयर की वो सेम है, क्योंकि बॉल है। अब बॉल के लिए अगर एक्सिस ऐसे हो या ऐसे हो, उसको तो बॉल एक जैसी दिखेगी। तो सारे केसेस के अंदर अगर जो एक्सिस है उसके सेंटर से पास कर रही है तो उसके अंदर क्या होगा, आई जो होगा 2/5 mr² ही रहेगा। ये सिर्फ स्फेरिकल केसेस में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पे विच इज अ थिन रॉड। अब मान लें कि ये एक रॉड है, ये जो है ये आपकी एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ये कितना होगा, 1/12 ml²। ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे डिराइव करके भी बताऊंगा कि अब ये जो एक्सिस है ये तो सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये इसके एंड से एक्सिस के अबाउट निकालना होता, यानी इस एक्सिस के अबाउट निकालना होता, इसको अगर हम B' बोल दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ डिफरेंट हो जाता। ये मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला भी याद आपको रखना है, विच इज़ 1/3 ml²। काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर ये दोनों फॉर्मूलेज यूज होते हैं। ठीक है, तो B' के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 1/3 ml² हो जाता है। ये आपको आगे डिराइव करके बताता हूँ कि कैसे आएगा और कैसे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थिन स्फेरिकल शेल पे। ये सॉलिड स्फीयर के बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है इसका, बस इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे 2/3 mr² हो जाएगा और यहाँ पे 2/5 mr² है सॉलिड स्फीयर में।
इसमें भी सिमिलरली यही है कि कोई भी एक्सिस हो, उस एक्सिस को भी इसका बिल्कुल जो इसकी ओरिएंटेशन होगी स्फेरिकल शेल की सेम ही दिखेगी। तो हर एक एक्सिस के अबाउट जो इसका आई होगा वो सेम ही रहेगा। अब मैं आता हूँ जो आपको मैंने बताया था थिन रॉड के लिए, मैं आपको एक डेरिवेशन समझाता हूँ थोड़ा। इसके अंदर क्या है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, वही थिन रॉड है, एंड हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है इस केस के अंदर वो इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है जो कि रॉड से कुछ थीटा पे इंक्लाइंड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आई होगा वो डिपेंड करेगा एक तो एक्सिस क्या है और हमारा जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमने क्या करा, हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सिस थीटा से कुछ इंक्लाइंड है। तो हम इसको डिराइव करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। यहाँ पे अगर हम सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट माने तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये इसके पैरेलल डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये वाला भी थीटा होगा, ये भी थीटा है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये पूरी x है तो वही साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर इसको हम r माने तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू r बाई एक्स। तो r की आपकी वैल्यू आ गई, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे r लेंगे ना कि x लेंगे i निकालने में। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू डी एम। अब dm कितना होगा, dm हमने माना लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आप सीधा लिख सकते हैं m बाई एल। ये तभी लिख सकते हैं जब ये यूनिफॉर्म थिन रॉड हो, ओके, ओनली इन दैट केस। तो इसको हमने एक तरह से लैम्डा से डिनोट कर दिया m बाई एल को, मास पर यूनिट लेंथ को। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस लिया है वो सेंटर से लिया है। ठीक है, तो अगर हम माने कि ये इसका पॉजिटिव डिस्टेंस है तो कुछ नेगेटिव डिस्टेंस इस साइड है, तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो पूरी रॉड के लिए करेंगे। तो पूरी रॉड कहाँ से होगी, फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। ठीक है, एक्स क्योंकि वेरी कर रहा है फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से इस एंड का डिस्टेंस कितना है, माइनस एल बाई टू, और इस एंड का कितना डिस्टेंस है, एल बाई टू। तो इसको इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स डाली हमने वो डाली माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम देखें कि एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 90 डालेंगे तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, साइन ये तो 1 हो जाएगा। और अगर आप डालते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 यानी अलोंग द रॉड, तो उस केस के अंदर ये टर्म 0 हो जाएगी। ये टर्म 0 इस केस के अंदर क्यों हो रही है, क्योंकि हमने क्या माना, जो इसकी थिकनेस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, अगर ये नेग्लिजिबल ना होती और इसकी कुछ थिकनेस होती तो और हमको एक्सेस इसके अबाउट निकालना पड़ता, तो हम क्या करते, इसको यूनिफॉर्म सिलेंडर की तरह ट्रीट करते। ठीक है, सिलेंडर वाला जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता वो आ जाता। अब मैं करता हूं कि नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकंड पार्ट, देखते हैं जिसके अंदर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, यानी ये एक्सिस जो है ये कुछ थीटा से इंक्लाइंड है बट ये यहाँ से ना पास करके बल्कि यहाँ से पास कर रही है। ओके, ये थीटा से इंक्लाइंड है, ये भूल जाइए आप अभी। तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, सिर्फ चेंज क्या आएगा कि x जो होगा वो इस एंड से होगा। यहां से सपोज करो x थिकनेस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया, इसकी लेंथ तो वही होगी x साइन थीटा। ठीक है, तो इसके अंदर इंटीग्रेशन क्या करेंगे, सीधा फ्रॉम इंटीग्रेशन होगी, सेम फॉर्मूला आएगा पूरा i का, सिर्फ 0 से l, क्योंकि इस एंड से इस एंड तक पूरी रॉड हो जाएगी। तो इस एंड से हम डिस्टेंस देख रहे हैं तो कितना आएगा, 0, और यहां तक l। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मान लेते हैं कि ये रॉड अगर इसको एक्सिस के एंड के अबाउट निकालनी है, मान लेते हैं एक और ये रॉड को हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक सिमिलर रॉड, बिल्कुल जितनी ये रॉड थी, वही जो मैंने आपको पहले मेथड बताया था, जितनी ये रॉड है इतनी एक और रॉड हमने इमेजिन कर ली। तो इस पूरी रॉड का पूरी रॉड की लेंथ कितनी आई, 2l। ठीक है,
और क्योंकि इसका कुछ m मास था तो इस पूरी रॉड का मास कितना हो गया 2m। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन से बचना चाहते हैं कि हम चाहते हैं इंटीग्रेशन ना करना पड़े, तो हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो उससे क्या आएगा, ये आया m की जगह 2m, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि जब एक्सिस, अगर हम इसको एक रॉड माने पूरी, तो एक तरह से ये एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रही है, तो इसी फॉर्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन, इसका मास हो गया 2m क्योंकि एक और सिमिलर रॉड लगा दी, l की साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 12। ओके, ये तो हो गया आपका इस पूरी रॉड का इंक्लूडिंग द इमेजिनरी रॉड। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर रॉड है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी इससे बिल्कुल सिमेट्रिक उस पर है, तो एक तरह से जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो मैंने आपको बताया था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर I1 और I कैसे होता है, जैसे सपोज करो ये m1 मास का है R1 पे और ये R2 डिस्टेंस पे m2 मास का है, तो इनका जो टोटल I होता है वो होता है I1 प्लस I2। ठीक है, I1 क्या है, इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और I2 क्या है, इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम इसको एक मास मान लें, मतलब इसको एक पार्टिकल मान लें और इसको एक पार्टिकल मान लें, तो एक तरह से क्या हो गया, ये जो टोटल I आया ये कितना आया, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब I1 प्लस I2 आया, यानी I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और I2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये जो दोनों रॉड्स हमने एक्सटेंड करी है, ठीक है, अगर इन दोनों को रॉड्स को अलग अलग देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर रॉड है और I जो होगा इनका बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो एक्सिस है वो इसके एक एंड से पास कर रही है, इसके अंदर भी जो एक्सिस है इसके एक एंड से पास कर रही है, तो इसके अंदर सीधा हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू I2। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोबारा इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो इसका भी I अबाउट दिस एक्सिस सेम ही आएगा, क्योंकि सारे इनके पॉइंट्स बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। तो इससे क्या आया, तो ये जो टोटल I आपका आया दैट बिकम्स 2I1। ठीक है, और I1 की आपको वैल्यू निकालनी थी, यानी एक रॉड की निकालनी थी, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 विल बी इक्वल्स टू ये पूरा फॉर्मूला बाय 2, यानी 1/2 ऑफ 2mm इंटू 2l का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 12। ठीक है, अब आप इसको खोलेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 से अगर इसको यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो आपका फॉर्मूला आप देखिए क्या आया, ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ से भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला आता है, यानी ये मेथड बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसी चीज़ें काफ़ी, मतलब अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस मेथड से आपका काफ़ी सिंप्लीफाई हो सकता है, इससे आपकी काफ़ी मेहनत बच गई है। या आप डायरेक्ट देख के ही कर सकते हैं सीधा क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, तो आप बेटर यही रहेगा कि ये वाला करें, अगर आपको दिख रहा है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधा, अगर आपको नहीं दिख पा रहा कि आपको कैसे अप्लाई करना है इस चीज़ को, तो आप सीधा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको